सकता है कि मैं वो बातें आपको बताऊं कि मेरे क्या उद्देश्य थे राजनीतिक जीवन के। और आज दौर ऐसा है कि छुपी नहीं होती सारी चीजें, आज ऑनलाइन रहती है, सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। जिस दिन मैंने पहले दिन राजनीति की शुरुआत की थी, उस दिन मेरे मेन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये था, सबसे पहला जो था कि मैं पूरे जीवन भर कभी जाति धर्म के नाम पर ना तो वोट मांगूंगा, न किसी से जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करूंगा। और मुझे गर्व है, मैंने हर मंच से लगभग बात की। बावजूद इसके मैं ये बात भी जानता हूँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन मेरा मन सच्चा है। मुझे मन से पता है कि अगर मैं सच्चा हूँ और मैं ईमानदारी से अगर कोशिश करूंगा तो किसी भी जाति धर्म का मजहब का आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करना बुरी बात है, ये गलत बात है। उसके पीछे एक वजह बड़ी ये भी है कि मैंने इस इलाके को बहुत गंभीरता से लिया और समझा कि इस इलाके की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं। जब मैं इसकी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां देखता हूं तो इस इलाके को ब्रज भी कहते हैं और इसको मेवात भी कहते हैं। ब्रज जब कहते हैं इसे, तो ब्रज की हिंदू धर्म की मान्यता मैंने पढ़ा, मैंने कोशिश की है मैं बहुत कुछ सीख पाऊँ, अलग अलग धर्म मजहब की किताबें भी मैंने पढ़ी हैं। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ब्रज की जो जमीन है वो स्वर्ग का टुकड़ा है और उस जमीन में उसको मिलाया हुआ है, ये मान्यता है हिंदू धर्म। और मुस्लिम धर्म की मान्यताओं के अनुसार मेवात को क्योंकि पूरी दुनिया में जमात के काम से जाना जाता है तो उसका पूरी दुनिया में एक एहतराम है, अदब है। तो इसलिए मोहब्बतों का और हिंदू मुस्लिम या फिर सभी धर्म संभाव का एक ऐसा संगम इस इलाके में है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जो पूरी दुनिया में। मेरा मानना यह है, मुझे ऐसा लगता है कि इस इलाके को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सभी धर्म मजहब के लोगों को एक आंख से देख सकता हो, सबको एक साथ लेकर चल सकता हो, सबके साथ इंसाफ का काम कर सकता हो। मैंने और तमाम बातों से पहले ये कोशिश की कि यार जो इसकी असल आत्मा है, जो कामवड इस शहर को कहते हैं, कामा जो इस शहर को कहते हैं, इस शहर की आत्मा क्या है। अगर इसकी आत्मा के खिलाफ अगर काम करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। अगर चुनाव जीत भी गए तो चुनाव में बहुत लोग जीते हैं, आज की विधायक जो हैं चुनाव जीतने के बाद, मंत्री होने के बाद भी जलील हो रही है, फार हो रही है, ये सब जानते हो। तो ऐसी कामयाबी का कोई मतलब नहीं है जिस कामयाबी में लोग धिक्कार आपसे करते हो, लोग आपसे कराई पनाह मांग रहे हो, लोग भाई इस सजा को हमारे ऊपर से हटा दो, ऐसे कामयाबी का कोई मायने नहीं है। इसलिए कहता हूँ जब इसकी असल आत्मा के साथ मेल मिलाकर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये दूर तक के लिए, इस इलाके के लिए बेहतरी की बात होगी और राजनीतिक रूप से भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। एक और मेरा अगला उद्देश्य जो मैंने उस दिन भी कहा, आप जिम्मेदार लोगों के बीच उसको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा उद्देश्य मेरा राजनीति में आने का ये था कि इस इलाके को शैक्षणिक रूप से, शिक्षा की दृष्टि से पूरे मुल्क में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हमारा। और अगर शिक्षा की दृष्टि से कोई पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई इलाका पिछड़ा हुआ है, तो कितनी भी कोशिशें आप कर लो, आप उसको मुख्य धारा में शामिल नहीं कर सकते, आप उसको मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं कर सकते, आप उसको दूसरे मुल्क के हिस्से के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार नहीं कर सकते। इसलिए मेरी इसके अलावा ये उद्देश्य था कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी के बच्चे को बेहतर से बेहतर तालीम की सुविधा उपलब्ध कराने की हर संभव प्रयास करूंगा, अगर आप मुझे मौका दें। और अब क्योंकि मैं इन जिम्मेदार लोगों के बीच खड़ा हूँ, मेरे कई सारे सीए साथी भी हैं यहाँ, रतन जी हैं और कई और साथी भी हैं, नईम भाई हैं, 5 से 10 सीए यहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ एक स्पेशल तोहफा, क्योंकि मेरा लगाव है आपके गांव से पहले दिन से। ये ईश्वर की तरफ से, खुदा की तरफ से कोई बात हो सकती है, नहीं मैंने कभी इस तरह की घोषणा आज तक अभी के चुनाव प्रचार में नहीं करी। आपके गांव के लिए मैं स्पेशल एक बात बोल के जा रहा हूँ। आपके गांव से हर साल कम से कम 5 बच्चों को 12वीं के बाद सीए का कोर्स कराने का मैं अपनी तरफ से खर्चा दूंगा।
12वीं की हो या जिससे भी की हो, सीए करना चाहते हो तो 12वीं के बाद अगर सीए करना चाहेंगे तो मैं उनकी फीस भरने का काम हर साल करूँगा। दूसरी, नीट और आईआईटी की हम कोचिंग चलाते हैं अलवर में। कोई गरीब बच्चा अगर होगा, सब संसाधनों का किसी के पास अभाव होगा, तो आप अगर मुझे लाकर सौंपेंगे तो निश्चित रूप से उस बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम भी करूंगा। ये भी आपको मुझे लगता है कोई एक बच्चा भी मेरी इस कोशिश से पढ़ गया, कोई एक बच्चा भी मेरी इस कोशिश से कामयाब हो गया तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा। मैं अपने आप को यहाँ आना मेरा आज का कामयाब समझूंगा। और भी गांव की जो कोई परेशानी है, समस्याएं हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम है, उस पर हमने अभी से एक टीम लगा रखी है जो हर गांव की अलग, क्योंकि हर गांव की अलग समस्या है और उस समस्या का अलग अलग समस्याओं के समाधान भी अलग अलग है। तो हमने अभी से एक टीम लगा रखी है, गाँव वाइज उनकी समस्याएं पता करो और उनके बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उस पर हमने एक टीम लगाई हुई है। इसलिए आपसे वादा करके जा रहा हूँ, गांव की जितनी भी समस्याएं होंगी, जितनी भी परेशानियां होंगी, उनको प्राथमिकता के साथ आपका समाधान किया जाए। आप लोगों से अंततः गुजारिश अब ये है मेरी, इस पहर तक आप मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे थे और जो मान सम्मान आपने मुझे दिया, मैं पूरे जीवन भर इसका कर्जदार रहूंगा, इसका एहसानमंद रहूंगा। इस अपील के साथ कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को आप एक मौका देते हो तो यकीन मानिए इस दिन के लिए, इस फैसले के लिए आपको पूरे जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। इस बात का वादा आपके मान सम्मान को, आपके पगड़ी को, जो आपने मुझे मान सम्मान दिया, इसको पूरे जीवन भर इसका मान रखने का काम भी मैं करूंगा। गांव का कोई छोटा से छोटा बच्चा मेरे पास चला जाएगा, मैं इससे 10 गुना मान सम्मान देने की उसको कोशिश करूंगा। आप सबसे भी मेरी अपील है ये, क्योंकि चुनाव का सीजन है, चुनाव का दौर है और इस चुनाव में मत से ही नेता बनते हैं। लोकतंत्र में मत के प्रयोग से ही नेता चुना जाता है। तो आप सबसे मैं अपील करूंगा कि जितने भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जितने भी आपके पास विकल्प मौजूद हैं, उनमें बेहतर से बेहतर विकल्प का आप चयन करिए। ये आप लोगों के ऊपर है। और तमाम बातें जो मैंने अपनी तरफ से कही वो बातें हैं ही। एडिशनली आपने मुझे एक बात बताई, बांध की कोई समस्या है, मेरे नोटिस में अभी तक नहीं थी। जो रिपोर्ट हमें सौंपी है हमारी टीम ने, उसमें बांध का जिक्र नहीं किया उन्होंने, या तो उनको गांव की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो निश्चित रूप से आपकी इस परेशानी या इस प्रॉब्लम की, गांव की जो है, इसके बारे में डीपीआर तैयार करवाएंगे कि किस किस तरह से ये संभव है। निश्चित रूप से आपके साथ बैठ के मैं तो ये कहता हूँ कि आपको कलम ला के दे दूंगा कि आपकी समस्या मेरी कलम से समाधान होती हो तो आज के आज हो जाए। प्राथमिकता आप निश्चित रहे, मैं जिस उद्देश्य और जिस सोच को लेकर आया हूँ, निश्चित रूप से काम में 70 साल में जो एक तरफ रख लेना 70 साल का काम, और मेरा 5 साल का काम आप एक तरफ रख लेना, उसके बाद अगली बार वोट मांगने आऊँगा आप। निश्चित रूप से मेरे जहन में ये रहेगी कि आपकी बांध वाली समस्या और तमाम जो समस्याएं हैं, और मैं कोशिश करूंगा और भी जो आप मेरे सामने मसले लेकर आएंगे मैं उनका भी प्राथमिकता के साथ उनका भी समाधान करने की कोशिश करूंगा। अब मैं अंततः आपसे यही अपील करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा कि मौजूदा जो विकल्प मौजूद हैं, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ जो मेरे मन की है। देखो, अब से करीब 35 साल पहले एक व्यक्ति यहाँ आया जिसको हरियाणा की राजनीति ने नकार दिया था, जिसको हरियाणा में जगह नहीं रही थी, फिर उसने राजस्थान की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि हरियाणा के लोगों को पता चल गया था कि ये आदमी नाकारा है, ये काम नहीं करना चाहता। इन लोगों ने फूट की, एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति की है सिर्फ। उसको 35 साल पहले वहाँ रिजेक्ट कर दिया, तो उसने राजस्थान में पैर पसार दिए। और उससे पहले यहाँ कभी जाति धर्म के नाम की राजनीति नहीं होती थी। इनके खानदान परिवार के आने के बाद यहाँ धार्मिक और इस तरह की भावनाओं को भड़काने का ऐसा बिजनेस इन्होंने शुरू किया कि राजनीति में मुद्दों की और हमारे जो डेवलपमेंट की राजनीति है उसको कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं, चुनाव में नहीं होता। इसलिए एक वो भूल थी हमारी जो 35 साल पहले की थी, उस भूल को बड़ी मुश्किल से
जद्दोजहद करके इन नौजवानों की रात दिन की मेहनत और इनकी एक तरह से मैं ये कहूँ कि आपने कहा ना पहाड़ से टकराने का जरूरत जज्बा, इन नौजवानों ने तो कफन बांध के लड़ाई लड़ी है। और 35 साल पहले हमारी भूल को सुधारने का काम इन नौजवानों ने किया है। एक तरफ तो वो विकल्प मौजूद है, दूसरी तरफ एक ऐसा विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ के लोकल कई सारे उम्मीदवार टिकट मांगते थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि पार्टियां पता नहीं किस तरह फैसले लेती हैं। एक आदमी जिसको 15 दिन पहले यहाँ भेजा गया, जिसको इस इलाके के गाँवों के नाम तक नहीं पता, जिसको इस इलाके के जिम्मेदार लोगों का नहीं पता कि भाई बॉलखेड़ा की बस्ती में कौन जिम्मेदार आदमी है, किस आदमी से मिलना है, किसको जानना है, ऐसे आदमी को हमारे ऊपर थोप दिया। क्या ही बेहतर होता कि बॉलखेड़ा के किसी बेटे को टिकट दिया जाता, क्या ही बेहतर होता। उससे हम भी चुनाव लड़ते, वो भी चुनाव लड़ता, वो इस इलाके का बेटा है, मैं भी इस इलाके का बेटा हूँ। हम में से कोई भी जीतता वो इस इलाके के लिए काम करता, वो इस इलाके के में अंदर रहता, उसको इस इलाके की दर्द पीड़ा पता रहती। जैसे आपने बांध की समस्या बताई, उसको पता रहती कि यार मेरा इलाका है, मैं आज नहीं तो कल मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि भाई आज इससे पहले जगत सिंह लड़े तो लड़के उन्होंने जब ये लगा कि यहाँ मेरे अवतार नहीं कर दी, उन्होंने कोई और जगह जा देखी। तो बाहर से आए हुए व्यक्तियों को अगर हम इस तरह से अपने यहाँ जगह देते रहेंगे, अगर हमने जगत सिंह को नकार दिया होता तो शायद पार्टी दोबारा गलती नहीं करती कि दोबारा किसी बाहर के आदमी को टिकट दे देती। इस बार भी मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, पहले 35 साल पहले गलती की थी, उसको हटाने में, उसको सुधारने में 35 साल लग गए। उन्हें कोई गलती आप करेंगे क्योंकि इनके बड़े बड़े मैनेजर हैं, आप पता कर लेना, मेरे कहने से नहीं है, आप पता कर लेना उनके किस किस तरह के मैनेजर हैं। और आप लोगों को मुझे मिलने का टाइम भी नहीं मिलेगा, चंडीगढ़ रहेंगे, मुंबई रहेंगे, कहाँ रहेंगे उनका कोई अता पता नहीं रहेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, इस बार इन नौजवानों के इस संघर्ष को देख लेना एक तरफ तो कि ये कितने बड़े पहाड़ से, कितने बड़े पर्वत से इन्होंने टक्कर ली है और इस अंजाम तक ला दिया है लड़ाई को कि आप अगर इसमें थोड़ा सा मदद कर दें, आप इसमें थोड़ी सी मदद कर दें, ये संघर्ष कामयाब हो जाएगा। राजनीति होती रहेगी, चुनाव भी होते रहेंगे, लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है। इसलिए अलग है कि शायद मेरे जैसा कोई नौजवान मेरे खिलाफ भी चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएगा अगर ये आंदोलन सफल हो गया, तो ये लड़ाई सफल हो गई। और अगर ये लड़ाई सफल हो गई, शायद अगले 30 साल तो क्या अगले 50 साल भी कोई नौजवान हिम्मत नहीं कर पाएगा इस तरह से संघर्ष करने की, इस तरह की लड़ाई लड़ने की। इसलिए इस इलाके की नई लीडरशिप, नए सवेरे के लिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, इन नौजवानों की तरफ देख लेना और इलाके की तरफ देख लेना, तब अपने बच्चों के भविष्य को तय कर लेना कि हम किस तरह का नेता चुनेंगे। मैं आपको अपने आप को पेश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा विकल्प हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप मुझे मौका देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपकी तमाम उम्मीदों पर, तमाम आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना ध्यान से मुझे सुना, बहुत बहुत आभार।